नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 3 सितंबर से होगा बीजेपी सदस्यता अभियान का शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, नए सक्रिय सदस्यों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य, संगठन की मजबूती पर फोकस। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक की विधायक उमेश कुमार को चुनौती, 500 करोड़ में सरकार गिराने की साजिश का मांगा सबूत, मामले पर सियासत जारी। देहरादून में कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। रुद्रपुर में महिला कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हुई बदसलूकी पर भड़के कांग्रेसी, पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने की मांग। और राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। हल्द्वानी में किया प्रदर्शन, कहा प्रदेश की मूलभूत सुविधाओं पर नहीं ध्यान, विधायकों पर बहाया जा रहा पैसा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 3 सितंबर से बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। भाजपा मोर्चा की बैठक में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र स्तर पर 2 सितंबर से बीजेपी सदस्यता अभियान शुरू होगा, तो वहीं उत्तराखंड में 3 सितंबर से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए नए सक्रिय सदस्य पार्टी से जोड़े जाएंगे। ये संगठन पर्व हमारा 3 साल के बाद होता है और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुँचें, समाज के अंतिम छोर तक पहुँचें और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान प्रारंभ होगा। देखिए, पार्टी सदस्यता अभियान की सभी कार्यशालाएँ हमारी इन दिनों चल रही हैं। आज हमारी संयुक्त मोर्चा की कार्यशाला है। हमारे 7 मोर्चों के प्रदेश के पदाधिकारी और जिलों के अध्यक्ष को हमने बुलाया है। हर मोर्चे का अपना एक सामाजिक दायरा होता है, उसमें पार्टी की सदस्यता हो, मोर्चे अपने समाज अपने के बीच में जाकर अधिक से अधिक सदस्यता करें। इसके भाव के साथ ये आज की बैठक में चलेगी, कार्यशाला चलेगी। वहीं राजधानी देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन के रवैये को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल मामला बीते दिन का है, जब रुद्रपुर में महिला अपराधों के खिलाफ सड़क पर उतरी महिला कांग्रेस और पुलिस की तीखी नोकझोंक हुई और इस दौरान एक पुलिसकर्मी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला पर डंडे से वार करता हुआ नजर आया और इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद महिला कांग्रेस पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। नाराज महिलाओं ने पुलिस प्रशासन का पुतला भी दहन किया। देखिए, उत्तराखंड में प्रोटेस्ट करना हमारा विपक्ष का काम है और हम लोग प्रोटेस्ट बहुत शांतिपूर्वक वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से हमारी अध्यक्ष के ऊपर, आदरणीय ज्योति रौतेला जी के ऊपर जिस तरीके से पुलिस ने लाठियाँ भांजी है, वो मुझे लगता है कि हमने उत्तराखंड में कभी ऐसा देखा नहीं। और ये मुझे नहीं लगता है कि धामी सरकार के आदेश पर ही ये सब हुआ होगा, क्योंकि उनका आदेश ना होता तो ये वैसा होता भी ना। और कल जिस तरीके से मेल पुलिसकर्मियों ने हमारी प्रदेश अध्यक्ष को लाठियों से गोदने का, कचोड़ने का काम किया है, जिस तरीके से उनको मॉलेस्ट करने की कोशिश मर्द पुलिस वालों ने की है, निश्चित ही इससे बड़ा निंदनीय अपराध नहीं हो सकता और इससे समझा जा सकता है माँ बहनों के प्रति प्रदेश की पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। उधर हल्द्वानी में भी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस ने एमबीपीजी कॉलेज से एसडीएम कार्यालय तक जुलूस निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि राज्य सरकार महिला अपराधों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। हमारी बेटी, हमारी बहन अंकिता भंडारी का मैंने विशेष बारी फिर सदन में उठाया। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी से मात्र एक सवाल पूछा, ये बता दीजिए, बाकी बात छोड़िए, बुलडोजर चलाने का रिजॉर्ट में किसने आदेश दिया? कोई जवाब नहीं मिला। एनआरसीबी की रिपोर्ट ये बताती है कि 26% महिलाओं के प्रति जो हिंसा उत्तराखंड में है, 26% पिछले वर्ष में उसमें वृद्धि आई है। हिमालयी राज्यों में पहले पायदान पे महिला की हिंसा पे जब विषय आता है उत्तराखंड है। ये शर्मसार करने वाली बात है। और जब हमारी बहन जो नर्स रुद्रपुर की है, या हमारी बेटियां आईएसबीटी में जिसके साथ गैंग रेप हुआ, या हमारी बिटिया हरिद्वार की जिसके साथ बलात्कार हुआ, जब हम ये विषय उठाते, विरोध करते हैं यहाँ रुद्रपुर में हमारी महिला कांग्रेस, तो कैसे पुरुष जो पुलिस है हमारी महिलाओं पे हाथ लगा रही है।
मॉनसून सत्र में सदन के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने धामी सरकार को गिराने की साजिश का खुलासा किया तो सूबे में सियासत गर्मा गई और अब इस बहस में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की भी एंट्री हो चुकी है। यह रिपोर्ट देखिए। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के आरोपों में कितना दम? 500 करोड़ में क्या सरकार गिराने की हुई थी साजिश? पूर्व सीएम निशंक ने मांगा सबूत। उत्तराखंड में सत्तासीन धामी सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का। मॉनसून सत्र के दौरान सदन के भीतर विधायक उमेश कुमार ने बड़ा खुलासा किया। गुप्ता बंधुओं पर 500 करोड़ में धामी सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप विधायक उमेश कुमार ने लगाया। निर्दलीय विधायक के इस बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सरकार गिराने की साजिश पर निर्दलीय विधायक के बयान के बाद अब सत्ता पक्ष के नेताओं ने बड़ी बड़ी दलीलें देनी शुरू कर दी है। बीजेपी नेताओं की दलीलों के बाद अब एक नई बहस शुरू हो गई है, जिसमें विपक्ष अब पूछने लगा है कि सत्ता पक्ष के पास सारे इंतजाम हैं, खुफिया एजेंसी हैं, सरकारी तंत्र हैं, आखिर उसे सरकार गिराने की साजिश की भनक क्यों नहीं लगी? और निर्दलीय विधायक को ये पता चल जाता है कि धामी सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए अब निर्दलीय विधायक से भी इस मामले में सबूत की मांग होने लगी है। बता दें कि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कहा था कि राज्य में एक बार फिर से बाहरी ताकतें सरकार को अस्थिर करने में जुटी है। इसके खिलाफ सभी लोगों को एक होना चाहिए, जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि अगर निर्दलीय विधायक ने ये बात कही है तो उन्हें साक्ष्य देने चाहिए, क्योंकि सदन कोई भाषण देने का अड्डा नहीं है। सदन की अपनी मर्यादा और गरिमा होती है। मैंने कहा सदन में कि अब कुछ लोगों का ये कहना है कि इनका ये कहना है कि हम सरकार से बदला लेंगे, सरकार जो है हम ये पलट देंगे चाहे हमको 500 करोड़ खर्च करने पड़े। ऐसी जो लोकतंत्र की स्तंभ है, वहां पर कोई भी बात हो तो वो गंभीरता से होनी चाहिए। वो चौराहे पर भाषण का अड्डा नहीं है। एक एक शब्द का मूल्य होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर उसका खुलासा होना ही होना चाहिए और एक निर्धारित समय में होना। विपक्षी दल भी अब सत्ताधारी दल से सवाल पूछने लगा है कि उनकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा है। मैंने कहा ना कि अब हम तो जवाब सवाल भट्ट जी से मांग सकते हैं, बाकी बात तो स्वयं मुख्यमंत्री ने कह दी है कि खुफिया तंत्र इसकी जांच कर रहा होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने निर्दलीय विधायक के बयान को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि प्रचंड बहुमत की सरकार है, हर विधायक पार्टी के प्रति वफादार है और निर्दलीय विधायक के आरोप निराधार है। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, विधानसभा के अंदर जब ये विषय आ रहा था, हमारे बहुत विधायकों ने जब प्रतिकार किया है, क्योंकि इस प्रकार के विषय सरकार अस्थिर करने के दायरे में आते हैं। और मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, क्योंकि विधायक ने जब कोई बात बोलता है तो तथ्यों के आधार पर विषय को प्रमाणित भी करने की आवश्यकता रहती है। और जब 47 विधायकों सरकार को जन समर्थन प्राप्त हो, ऐसे में इस प्रकार के विषयों को खड़ा करने का जो लोग कोशिश करते हैं वो स्वयं ही सत्य के दायरे में आते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार की चर्चा का बहुत गंभीरता से ले नहीं रहा है। हमारी सरकार चल रही है और अच्छे प्रभावशाली रूप से हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड में सत्तासीन सरकार को गिराने का ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हरीश रावत के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची गई थी, लेकिन तब हरीश रावत ने अपने कुशल नेतृत्व से सरकार को बचाया था। हालांकि अब धामी सरकार के खिलाफ रची जा रही साजिश का पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। गैरसैंण में चला मॉनसून सत्र तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी अवधि को लेकर उठे सवालों पर बहस अभी भी जारी है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या सिर्फ 18 घंटे के लिए गैरसैंण गई थी सरकार? क्या सत्ता पक्ष सवालों से भाग रहा है? ये रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड आज भी स्थायी राजधानी की बाट जो रहा है। भले ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया हो, लेकिन ये भी सच है कि जिम्मेदार लोग पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं। इसे मानसून सत्र की अवधि से ही समझा जा सकता है कि लगभग 1.5 साल बाद गैरसैंण में सत्र का आयोजन हुआ, वो भी महज 3 दिनों का। सबसे मजेदार बात तो ये है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में तभी चहल पहल होती है जब वहां सत्र आयोजित होता है। इस बार भी धामी सरकार ने बजट सत्र न कर पाने के बाद मानसून सत्र गैरसैंण में आयोजित करने का निर्णय लिया। सरकार की तरफ से 3 दिन का मानसून सत्र आयोजित किया गया था, जहां सिर्फ 18 घंटे ही सदन चल पाया। ऐसे में विपक्ष की तरफ से फिर सवाल उठाए जाने लगे हैं कि सरकार ने न तो सत्र की अवधि बढ़ाई और न ही सदन में विपक्ष को चर्चा करने का मौका दिया। विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि 17 महीने बाद सरकार को गैरसैंण की याद आई, उसमें भी सरकार 2.5 दिन के भीतर ही सत्र को खत्म करके वापस चली आई। गैरसैंण में 3 दिन का सत्र आहूत किया गया था, जिसके खत्म होने के बाद भी कांग्रेस नाराज नजर आ रही है। पहले धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने आपदा के मुद्दे को न उठाए जाने को लेकर सत्ता पक्ष और साथ ही अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा, तो वहीं अब बद्रीनाथ से नव निर्वाचित विधायक लखपत बुटोला भी नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। लखपत बुटोला के लिए पहला मौका था जब विधायक के रूप में वो विधानसभा सत्र में शामिल हुए, लेकिन पहली बार में ही उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। विधानसभा सत्र 3 दिन का नहीं, केवल 1.5 दिन का हुआ है। पहले दिन आप जानते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण हमारे पड़ोस में जो विधायिका थी उनकी दुर्भाग्यपूर्ण उससे मृत्यु हुई, तो एक दिन तो वैसे 21 तारीख हो गए। 22 तारीख को सदन में कुछ चर्चाएँ, कुछ चीज़ों को लेकर बातें हुई, लेकिन क्योंकि पहाड़ी राज्य में और विशेषकर जब गैरसैंण के अंदर विधानसभा चल रही हो, पूरा पहाड़ आपदा से ग्रसित हो, आपदा में पूरा पहाड़ जब दरक रहा हो, ऐसी स्थिति में जब हमने उनसे कहा कि भाई 310 में नियम 58 के अंतर्गत हमको आपदा पे चर्चा करने का मौका दिया जाए, तो सरकार ने इसको मना कर दिया और सरकार की मंशा नहीं थी कि वो आपदा को लेकर के चर्चा करे। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि आगामी बजट सत्र को गैरसैंण में आहूत किया जाएगा और तब सदन की अवधि 10 दिन से अधिक होगी। और कितना कामकाज है उसी के निमित्त सत्र बढ़ता है और घटता भी, तो इसलिए मुझे लगता है कि कामकाज उतना ही था, तो इसलिए 3 दिन का रखा गया। अब जो आगे का बजट सत्र, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा कि हम कम से कम बजट सत्र जो अगला होगा वो मार्च में जब होगा तो कम से कम 10 दिन का वहां पर चलाएंगे, ये उन्होंने कहा है। और हमारी भी मंशा है कि जब ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है गैरसैंण को, तो गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी है और वहां पर सत्र भी होगा और कार्य भी संचालित। गैरसैंण में आहूत मानसून सत्र भले ही 3 दिन का रहा हो, लेकिन इस 3 दिन में भी सरकार ने अनुपूरक बजट के साथ साथ 7 महत्वपूर्ण विधेयक पास किए। ऐसे में सरकार अगर बिजनेस और बढ़ाती तो सरकार के खिलाफ विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलता। खैर, देखना होगा कि सीएम के निर्देश अनुसार क्या आगामी सत्र की अवधि बढ़ाई जाती है या फिर नहीं। वहीं राज्य आंदोलनकारियों के प्रदेश व्यापी आंदोलन के आह्वान पर हल्द्वानी में आंदोलनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने विधायकों के वेतन बढ़ाए जाने और राज्य की मूलभूत समस्याओं पर कोई संज्ञान न लेने पर सरकार को जमकर घेरा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य बनाने की बजाय विधायकों पर पैसा बहा रही है। देखिए, पूरे प्रदेश भर में आज आंदोलनकारी ज्ञापन दे रहे हैं, एसडीएम के माध्यम से, डीएम के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि हमारी स्थायी राजधानी 24 साल में कहाँ होगी तय नहीं कर पाए हैं। हम स्थायी राजधानी गैरसैंण चाहते हैं और शहीदों के सपनों का राज्य चाहते हैं और प्लेन बेरोजगारी भ्रष्टाचार के मुद्दों को हम चाहते हैं। मूल भू कानून की हम आवश्यकता पर जोर देते हैं। जो आरक्षण जो कहते हैं कि साहब ओबीसी पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर ओबीसी का दर्जा ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ मूल निवासियों को ओबीसी SC ST का दर्जा मिलना चाहिए और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं और राज्य आंदोलन को हम चाहते हैं कि उनको स्वतंत्रता सेनानियों के समान दर्जा मिलना चाहिए और इनकी पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। वहीं टिहरी में बीजेपी ने सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में बालगंगा मंडल के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर सह संयोजक हर्षमणि सेमवाल ने बताया कि पार्टी हर 6 साल बाद सदस्य अभियान चलाती है। बालगंगा मंडल ने 8000 से ज्यादा लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। तो आज यहाँ बालगंगा मंडल की बैठक थी जिसमें मैं भी उपस्थित रहा और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक 6 वर्ष में नए सदस्यों का 0 से स्टार्ट होता है
उसी के निमित्त हमने आज ये बैठक की। 31 जुलाई को रुद्रप्रयाग में हुई अतिवृष्टि के बाद से केदारनाथ यात्रा मार्गों को सुचारू करने का काम तेजी से चल रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्गों के अधिकांश रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है। 150 से 200 श्रद्धालु रोजाना केदारनाथ धाम भी पहुंच रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि 31 जुलाई के आपदा के उपरांत काफ़ी क्षति हुई थी, जिसमें से काफ़ी रास्तों को ठीक कर लिया गया है और सबको पैदल चलने लायक बना लिया गया है। तो आवाजाही लोगों की जारी है। अगर बरसात नहीं हो रही है तो आवागमन किया जा सकता है उसमें। वहीं उत्तरकाशी में मंगलवार की रात को 21 साल बाद वरुणावत पर्वत पर भूस्खलन फिर से हुआ। क्षेत्र में अतिवृष्टि होने की वजह से गोफियारा इलाके में लोगों के घरों में भी पानी और मलबा घुस गया। ऐसे में लोग दहशत के चलते अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे लोगों के वाहन मलबे के नीचे दब गए। उधर आम जनता की माने तो वरुणावत पर्वत बफर जोन में आता है। क्षेत्र में ऐसे 5 संवेदनशील जोन बनाए गए हैं। लोगों ने बताया कि 21 साल पहले भी वरुणावत पर्वत पर भूस्खलन हुआ था, तब जनजीवन काफी प्रभावित हो चला था। हालांकि तब पर्वत का ट्रीटमेंट कराया गया था। 10 साढ़े 10 बजे लगभग ये शुरू हुआ था और यहाँ पे जो बहुत अधिक मात्रा में जो है यहाँ पर मलबा आ गया था, जो ऊपर कहीं से टूटा था। तो खाला जो है ये काफ़ी सालों से है पर इतना एक्टिव नहीं रहा, पर ये बहुत अधिक मात्रा में कल रात आया। यहाँ पे जो है आप मेरे पीछे देख भी रहे, कई वाहन जो यहाँ पे कल रात को मलबे में दब गए थे। 7-8 बजे के बाद जनपद में बारिश हुई थी, जिसमें मुख्यालय में थोड़ा ज़्यादा बारिश हुई। कल और आज सुबह तक 8:30 बजे तक हमारे 122 mm बारिश हुई दर्ज की गई है मुख्यालय क्षेत्र में। भटवाड़ी और डुंडा क्षेत्र में इतनी बारिश नहीं है, कम है, लेकिन मुख्यालय क्षेत्र में बारिश होने से जो हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, बीच में जो नाले आते हैं उसमें पानी बढ़ने से कहीं पर मलबा आने से रोड ब्लॉक हुई। हमने तत्काल उसमें नगर पालिका की JCB लगा के और नाले आले की लोगों की सुरक्षा के लिए जो पानी आता है वो कलवर्ट बंद होने से, नाला बंद होने से आबादी क्षेत्र को भी आया था, तो उसको डाइवर्ट करना पड़ा हमें। उत्तराखंड में 30 अगस्त को देहरादून क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय समेत राज्य में 6 पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पासपोर्ट से जुड़े काम नहीं हो सकेंगे। आपको बता दें कि पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट का डाटाबेस अपडेट होने के कारण क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में ये काम जो है वो बाधित रहेंगे। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि देहरादून, अल्मोड़ा, काठगोदाम, नैनीताल, रुद्रपुर, रुड़की और श्रीनगर केंद्र में 30 अगस्त को सेवाएं ठप रहेंगी। उन्होंने बताया कि देहरादून स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में 30 अगस्त की अपॉइंटमेंट को 5, 7 और 9 सितंबर को ट्रांसफर किया गया है। जिन आवेदकों ने 30 अगस्त का अपॉइंटमेंट पहले कंफर्म रूप से ले रखा है, उनकी सुविधा के लिए उनके अपॉइंटमेंट को हम उससे अगले वाले शनिवार यानी कि 7 सितंबर को शिफ्ट कर रहे हैं और इसके लिए उनको SMS से सूचित भी किया जाएगा। और पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून, जहाँ तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून का सवाल है, हमारे पास एक सेवा केंद्र है, तो 30 के जितने सारे अपॉइंटमेंट हैं वो अगले वाले सैटरडे अर्थात 7 सितंबर को होंगे। और जो हमारे 6 और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, उनके अपॉइंटमेंट को उससे अगले वाले हफ्ते में है। वहीं अल्मोड़ा में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी का वर्कर्स ने प्रदर्शन किया है। विरोध कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के लिए घेराव किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि वो पिछले कई सालों से न्यूनतम वेतन और अन्य सुविधाओं की मांग कर रही है। बावजूद इसके सरकार उनकी मांगों पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। पिछली बार हमने सरकारों को अपनी मांगों का जो अल्टीमेटम दिया था उस पर सरकार विचार नहीं कर रही है, तो उसके विरोध में एक दिन का धरना प्रदर्शन सभी जिला मुख्यालयों में होना है। तो आज हमने ये रखा है। अभी शांतिपूर्वक ही हम इस धरने को कर रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं सुनी, उस पर विचार नहीं किया, तो उग्र आंदोलन की सरकार को चेतावनी दी जाती है। हमारी मांगें कुछ इस तरह है कि एक दिन का जो है मिनिमम हमको 600 रुपया मजदूरी दी जाए और रिटायरमेंट के समय हमें 10 लाख रुपये दिए जाए और हमारी जो है वो आयु जो 60 वर्ष है उसको 62 वर्ष किया जाए। वहीं पौड़ी के बीरोखाल ब्लॉक में मौजूद राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय बदहाल स्थिति में। हालत ये है कि स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। अभिभावकों ने बताया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मर्ज कर दिया गया है। ऐसे में स्कूल में सीमित कक्षा और शिक्षक न होने की वजह से छात्रों की पढ़ाई में काफी असर पड़ रहा है।
का रावत है और मैं राजकीय उच्चतर पूर्व माध्यमिक देखभाल कोटा से हूँ। यहाँ पर 2 कमरे खराब हो चुके हैं। अभी उनके ऊपर से सरिये दिख रहे हो, कभी भी गिर सकते हैं। तो अभी हम उन क्लास में नहीं बैठ रहे, जिन क्लासों की हालत सही है उन्हीं में बैठ रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इसको जल्दी से बनाएं और हमारी इससे पढ़ाई भी रुक रही है। सिंह रावत से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ टीचरों की कमी हो रखी है, जिस कारण हमें पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमारे लिए टीचर भेजे जाए। कारण से हम कहना चाहना चाहिए कि बिल्डिंग भी हम तो बिल्डिंग टूटने हुई, हम तो बिल्डिंग भी चाहे और हम तो गुरुजी भी चाहे मैडम चाहे इनकी बड़ी मुश्किल से हम बड़ी मांग कर बड़ी मुश्किल स्टाफ आया है। आती 2 मैडम एक गुरुजी चल गई, ये मैडम तो गणित वाली मैडम 3-4 महीना होगी। अब वो बच्चा मतलब गणित नहीं पढ़ना चाहिए। वहीं देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में हुई 2 लोगों की मौत का खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि बॉडी के भीतर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरने की वजह से ये मौत हुई थी। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि कार के शीशे बंद करके दोनों शराब के नशे में ही सो गए थे, जिसके चलते दोनों का दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई। इसी बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आई है। चूँकि किसी भी जाहिरा चोट या किसी अन्य तरह से मृत्यु होने प्रतीत नहीं हुआ है और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड श्वास नली में, जैसे मैंने बताया कि उसमें ट्रेसेस पाए गए हैं, तो वो एफएसएल को भेजा जाएगा। अभी भी जो डॉक्टर्स जानकारी की गई वो इसी तरह का एक घटनाक्रम अभी तक प्रकाश में आता है, क्योंकि कहीं और कोई संदिग्धता इस मैटर में अभी तक इन्वेस्टिगेशन में नहीं आई। उधर किच्छा में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि बीजेपी सांसद को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये पुतला का पहले फूंकना चाहिए था किसानों को, ये शुरू से ही किसानों के खिलाफ और किसानों के साथ साथ ये सिखों के खिलाफ भी होती जा रही है। किसानों को ये आतंकवादी और इसने ऐसे अपशब्द बोले हैं जो हम मीडिया के सामने बोल नहीं सकते, और ये जो बोल रही थी पेपर में जो पढ़ा है, इसको पता नहीं तो अपनी पिक्चर के उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए ये कर रही है या अपने आप को चमकाने के लिए कर रही है। उधर रामनगर में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल प्रशासन 2 बार स्थानीय लोगों को नोटिस जारी कर चुका था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम देते हुए 11 दुकानें और 24 भवनों को ध्वस्त किया है। मंडी परिसर के जो फ्रंट एरिया है वो मार्ग है हमारा पीडब्ल्यूडी का ढेला मार्ग। इसमें विगत कई वर्षों से 35 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसमें से 11 से अधिक ऐसे स्ट्रक्चर थे जिसमें दुकानें चल रही थी। उसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा यहाँ आवासीय भवन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। क्योंकि इस अतिक्रमण के संबंध में फरवरी में हमारे द्वारा सीमांकन किया गया था। सीमांकन में सभी को चिन्हित किया गया था, सभी को उसमें बता भी दिया गया था कि आप पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर बैठे हैं, आपको हटना पड़ेगा। वहीं लोहाघाट के स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय में 2 दिवसीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसपी अजय गणपति ने कहा है कि इस शानदार प्रतियोगिता से युवाओं को संसद की कार्यप्रणाली सीखने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही कार्यक्रम के संयोजक ने बताया कि पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरीके का इवेंट एक हेल्दी डेमोक्रेसी में डिबेट और वाद विवाद संवाद इस हमारे डिस्कोर्स को और मजबूत करता है और संसदीय कार्यप्रणाली को और मजबूत करता है। पहली बार स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में हो रहा है, जब भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा दिया गया कार्यक्रम है, राज्य सरकार के द्वारा किया कार्यक्रम है, हमारे उच्च शिक्षा निदेशक के द्वारा दिया गया कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है उसको एक शिक्षा के माध्यम से छात्र छात्रों के बीच में प्रचार प्रसारित करना। वहीं लक्सर के सुल्तानपुर क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने आम की लकड़ियों से भरी एक गाड़ी को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि वन माफिया द्वारा रात के समय में अवैध रूप से इस आम की लकड़ियों को बाग से काटा गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीम ने उस लकड़ियों से भरी गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं लालकुआ तहसील पहुंचे स्थानीय लोगों ने सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि सड़कों पर जिस तरह से आवारा पशु घूमते रहते हैं, इस कारण कई हादसे भी होते हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
क्या ही कहूँगा कि क्योंकि वो जो है प्रशासनिक चूक के कारण जो है मौतें हो रही हैं लगातार। ये जो मौतें हो रही हैं लगातार जो है आवारा गौवंश से सड़कों में गड्ढे या नशे की वजह से हो रही है, इन सब में प्रशासनिक चूक है। आज जो हम विशेषकर आए हैं इन गौवंशों की टकराने से अभी जो है 32 मौतें आज हो चुकी हैं। देखिए, आज क्षेत्रवासियों ने हमें ज्ञापन दिया था कि यहाँ पे जो काफ़ी हमारे आवारा जानवर हो गए हैं और उससे काफ़ी उनकी जो खेती है उससे नुकसान पहुँच रहा है। क्षेत्र के जो लोग हैं इधर उधर जा रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं, उससे भी उन्हें काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इस संबंध में क्षेत्र के लोगों द्वारा काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया गया और हमें ज्ञापन दिया गया। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में 3 सितंबर से होगा बीजेपी सदस्यता अभियान का शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, नए सक्रिय सदस्यों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य, संगठन की मजबूती पर फोकस। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक की विधायक उमेश कुमार को चुनौती, 500 करोड़ में सरकार गिराने की साजिश का मांगा सबूत, मामले पर सियासत जारी। देहरादून में कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। रुद्रपुर में महिला कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हुई बदसलूकी पर भड़के कांग्रेसी, पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने की मांग। और राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। हल्द्वानी में किया प्रदर्शन, कहा प्रदेश की मूलभूत सुविधाओं पर नहीं ध्यान, विधायकों पर बहाया जा रहा पैसा।